झारखंड सरकार जो कहती है अगुआ सरकार, तो क्या इसमें अगुआ सरकार की झलक दिखी राज्यपाल के अभिभाषण में? जब मैं मुख्यमंत्री से मिला था, हमारी टीम मिली थी, तब मैंने स्पष्ट कहा था कि आप जो है लैंड बैंक खारिज करिए, उसके साथ पेशा कानून को लागू करिए और 32 के आधार पर स्थानीय नीति लाइए। उन्होंने कहा था हर कीमत पर हम लाएंगे, लेकिन इनका जो रोड मैप है उसको देख के मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा है। आपको 100% जो है कि यहाँ के आदिवासियों का सपोर्ट है, यहाँ के मूलवासियों का सपोर्ट है, तो आपने उनके लिए क्या स्पेशल पैकेज ऐसे लाया इसमें जो लगे कि ये अगुआ सरकार है? ये फीलिंग्स ही नहीं आ रहा है कि एक तरफ आप कहते हैं चुनाव के समय में 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, जैसे ही आप सत्ता में आते हैं वैसे ही 32 कैसे गायब हो जाता है? मैं यही कहता हूं कि 32 क्यों? ये इसका जवाब झारखंड के आदिवासी मूलवासी को चाहिए कि आपका चुनाव में 32 हर समय में, फिर जैसे ही आप सत्ता में आते हैं 32 गायब हो जाता है। आप कहते हैं कि हम स्थानीय नीति बनाकर 100% किस आधार पर बनाएंगे वो तो बताइए। जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम मदरसा बोर्ड बनाएंगे, क्यों नहीं आप सरना बोर्ड बनाते हैं? क्योंकि ये पेशा की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने इनको कहा था कि 2 महीना के अंदर में आप पेशा कानून को लागू कीजिए। तो आप पेशा पर क्यों बनने की बात कर रहे हैं? क्यों अभी तक आदिवासी भाषा एकेडमी का गठन नहीं किया जा रहा है? क्यों अभी तक यहाँ जो झारखंड के आदिवासी के अलावा दूसरे जो यहाँ के स्थानीय भाषा हैं, चाहे खोरठा है, कुरमली है और दूसरे सादरी और दूसरे भाषाएं हैं, नगपुरी है, उसको लेके भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जब आप भाषा संस्कृति की झलक इसमें देखेंगे अभिभाषण में, तभी आपको महसूस होगा ना कि ये सरकार अगुआ सरकार है। जब आप खुद को एक आदिवासी मूलवासी के रूप में देखेंगे तो आपको मायूस करता है कि आप बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं गैर मंजूरवा जमीन का हम रजिस्ट्री करेंगे, उसका जो है कि हम रसीद काटेंगे, आपने लैंड बैंक को खारिज किया ही नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे? पिछले बार जो शिक्षा मंत्री आप नहीं रहे दुनिया में, वो क्या बोलते थे, हम जो है कि दिल्ली से भी बेहतर स्कूल बनाएंगे। क्या हुआ? अभी उसी तरह वो कह रहे हैं। तो ये एक सिर्फ भाषण है। सरना धर्म कोड जो केंद्र सरकार के पास लंबित है, उसको स्वीकृति कराने का प्रयास जो है सरकार कर रहे हैं। ये सिर्फ हवा हवाई है। सरकार ने जो भी अपना एक्शन प्लान दिखाया, जो भी रोड मैप दिखाया, ये किसी भी मायने से अगुआ सरकार की झलक बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल नहीं। हाँ, उनका अगुआ आवास योजना चल रहा था, वो ठीक बात है। राशन उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था, वो भी ठीक बात है। ये सब इंसेंटिव अच्छा है, लेकिन खासकर जो उनके मैनिफेस्टो का मूल चीजें है ना, वो अभिभाषण में नहीं दिख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। झारखंड न्यूज 9 आज से एक नया एपिसोड शुरू करने जा रहा है, जिसमें झारखंड की आदिवासियों मूलवासियों की स्थितियों पर और झारखंड की जो नीतियां हैं उन पर बातचीत कर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए और विश्लेषण करने के लिए ग्लैडसन डुमडुम दादा जुड़े हैं। दादा जोहार। जोहार। हम जानते हैं कि कल जो झारखंड के 6वीं विधानसभा का तीसरा दिन था, इसमें राज्यपाल महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण था, इसमें झारखंड सरकार की एक्शन प्लान, उनकी नीतियां और अन्य चीज शामिल रही। तो क्या लगता है आपको कि ये झारखंड सरकार जो कहती है अगुआ सरकार, तो क्या इसमें अगुआ सरकार की झलक दिखी राज्यपाल के अभिभाषण में? देखिए, अभी विधानसभा चुनाव हुआ, इस सरकार को थम्पिंग मेजोरिटी मिला। उसके बाद जब पहला मतलब विधानसभा सत्र शुरू हुआ, तो इसका अर्थ यह होता है चूंकि नई सरकार है, तो महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो सरकार का एक रोड मैप होगा। लेकिन जैसे ही आज सुबह मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया, तब मैं दंग रह गया। मुझे काफ़ी दुख हुआ यह देखकर, क्योंकि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह दावा कर रहे हैं कि यह अगुआ सरकार है। तो इसका मतलब है कि जब आप दावा कर रहे हैं अगुआ सरकार है, तो रोड मैप भी अगुआ सरकार जैसा दिखना चाहिए, जो यहाँ पे काफ़ी गैप मुझे दिखाई पड़ रहा है। दादा, इसमें सबसे बड़ा जो अभिभाषण में मुझे दिखा कि राज्य सरकार कहती है कि आदिवासियों मूलवासियों को जो है स्थानीय नीति बनाकर
तृतीय और चतुर्थ वर्ग में 100% नौकरी देने का प्रावधान रखा गया है, और जिसमें महिलाओं को जो है 33% आरक्षण की बात कही गई है। इस पर क्या विचार? देखिए, इसको अगर देखेंगे पूरा अभिभाषण को, पूरा रोड मैप को, तो ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह वीमेन सेंट्रिक है, जो अच्छा भी है। महिलाओं को 33% ही दे रहे हैं। मैं तो सोचता हूँ कि 50% देना चाहिए, लेकिन कम से कम चलिए इन्होंने 33% शुरू किया, अच्छी बात है। उधर मैया योजना के द्वारा उनको जो है कि सशक्त बनाने का उनका एक प्रयास चल रहा है, वो भी अच्छी बात है, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन इसको अगर दूसरे तरफ देखेंगे तो ये पूरा अभिभाषण में एक तो जैसे मैंने कहा महिला सेंट्रिक, दूसरा दिखाई पड़ता है अल्पसंख्यक सेंट्रिक। जैसे कि वहाँ पे मदरसा बोर्ड की बात कर रहे हैं, उनका अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड का बात कर रहे हैं, उर्दू एकेडमी का बात कर रहे हैं। लेकिन अबुआ मतलब अबुआ सरकार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अबुआ दिसुम अबुआ राइज, ये जो नारा था, जो खासकर धरती आबा बिरसा मुंडा ने दिया था, और उसी के बदौलत इस नारा को जो है जब झारखंड आंदोलन की शुरुआत हुई तो 40 के दशक में मारंगोम के जयपाल सिंह ने अबुआ दिसुम अबुआ राइज, इसी नारा के बदौलत झारखंड मूवमेंट को जो है कि एक मुकाम पर ले गया। और आपको याद होगा 40, 50 और 60 के दशक में जबरदस्त मूवमेंट हुआ था। यह तो अफसोस की बात है कि कांग्रेस ने उस जमाने में झारखंड अलग राज्य नहीं बनाया, नहीं तो बन चुका होता। तो उसके बाद भी आप देखेंगे ये जो झारखंड अलग राज्य मूवमेंट जो है, उसको एक तो मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा ने लीड किया। उसके बाद आप देखेंगे एनी होरो, मुंडा आदिवासी समुदाय से ही आते हैं, उन्होंने ग्रेटर झारखंड का मैप बनाया। उसके बाद और बड़े एक विद्वान हुए डॉक्टर रामदयाल मुंडा। तो कहने का मतलब मुंडा समाज जो है वो निरंतर अबुआ दिसुम अबुआ राइज के बदौलत ही झारखंड अलग राज्य बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो इस सरकार में एक तो मैं निरंतर आवाज उठा रहा हूँ कि यहाँ पर मंत्रिमंडल में एक भी मुंडा विधायक को जगह नहीं दिया गया, जबकि मुंडा दिसुम से 5 विधायक चुन के आए हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस सरकार में अबुआ दिसुम वाला या अबुआ सरकार वाला कुछ चीजें फील ही नहीं आती है। उसी तरह ये जो अभिभाषण देखेंगे तो उसमें भी फील नहीं आ रहा है। जहां आपने नौकरी की बात कही है, 1 लाख सरकारी पदों में नौकरी देंगे, और वो कह रहे हैं कि स्थानीय जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं उनको हम 3rd and 4th ग्रेड में उनको 100% आरक्षण देंगे। अब सवाल यह होता है, क्या झारखंड के आदिवासी और मूलवासी यहाँ क्लर्क और चपरासी बनने के लिए हैं क्या उनको अफसर बनना नहीं है? उनको सरकार अफसर बनाना नहीं चाहती है? उनको अफसर बनाने के लिए क्या उनके पास रोड मैप है? क्या कुछ अलग तरह के से एजुकेशन सिस्टम उनके लिए प्रोवाइड करेंगे, कोचिंग प्रोवाइड करेंगे? ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो सवाल यह है कि यहाँ के लोगों को आप क्लर्क और चपरासी बनाना चाहते हैं, और बाहर के लोग आएंगे यहाँ पे, वो अफसर बनेंगे। तो ये अबुआ दिसुम अबुआ राइज का सपना कैसे पूरा हो सकता है? जी दादा, जैसे अभी आपने कही कि सरकार का क्या रोड मैप है, क्या प्रथम और द्वितीय वर्ग में नौकरी के लिए क्या प्लान है, तो कल के अभिभाषण में हम देखते हैं अगर, तो उसमें सरकार ने कहा है, अभिभाषण में राज्यपाल महामहिम राज्यपाल ने कहा है केजी से पीएचडी तक जो है वो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने जा रही है राज्य के युवाओं को। देखिए, केजी से पीजी ये एक नैरेटिव जो होता है ना, केजी से हाँ, केजी से पीजी सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना। माननीय शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? पिछले बार जो शिक्षा मंत्री आप नहीं रहे दुनिया में, वो क्या बोलते थे, हम जो है कि दिल्ली से भी बेहतर स्कूल बनाएंगे। क्या हुआ? अभी उसी तरह वो कह रहे हैं। तो ये एक सिर्फ भाषण है। ग्राउंड में आप जाइए ना, सरकारी स्कूलों में आप जाइए, विजिट कीजिए, सरकारी कॉलेज में विजिट कीजिए, क्या क्वालिटी एजुकेशन है? उसे नहीं होने वाला है। आप सोचिए कि क्लास 1 से 7 तक बच्चा ठीक से इंग्लिश पढ़ने भी नहीं जानता है, आगे जाके लोग इंग्लिश मीडियम करना चाहते हैं। आप जाइए, कोई भी +2 स्कूल चले जाइए, +2 स्कूल जाके आप देखिए 10वां और 11वां 12वां के बच्चों से आप बात कीजिए, ठीक से अपना जो है कि इंग्लिश का किताब नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये कहाँ जाएंगे? ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। तो कहने केजी से पीजी बोल देना आसान है, लेकिन उसका क्या, जितने भी टीचर्स हैं उनको प्रशिक्षित करने की कोई योजना है क्या? अभी तक हमने नहीं देखा। सिर्फ ये बोल देने से कि हम दिल्ली से भी बेहतर स्कूल बनाएंगे। दिल्ली बेहतर क्यों बना सरकारी स्कूल? क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतर
मतलब काम किया। उसके अलावा टीचरों को दुनिया का सबसे जो बेहतरीन देश माना जाता है एजुकेशन के मामले में फिनलैंड और सिंगापुर और अलग अलग जगह उन्होंने भेजा उन लोगों को, तब जाके होता है। ऐसे मतलब सिर्फ केजी से पीजी बोल देने से वो बनता नहीं है, जो ग्राउंड में एक्चुअली दिख नहीं रहा है। इसलिए मैं चिंतित हूँ कि इनका कहीं ना सिर्फ वही वाला भाषण हो जाए कि हम दिल्ली से भी अच्छे मतलब स्कूल बनाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केजी से पीएचडी फ्री शिक्षा के अलावा सरकार ने कहा कि ब्लॉक मतलब प्रखंड स्तर पर 500 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे, जिसमें सीबीएसई पैटर्न पर जो है पढ़ाई होती है। साथ ही 4500 आदर्श विद्यालय जो है वो हर प्रखंड स्तर पर जो है वो खोले जाएंगे। साथ ही हर प्रखंड पर एक डिग्री कॉलेज की स्थापना की बात कही है और हर अनुमंडल स्तर पर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की बात कही है। बिल्कुल होना चाहिए हर प्रखंड लेवल पर, चूंकि हम देखे हैं आप खूंटी जिला आप ले लीजिए, जैसे रनिया जैसा ब्लॉक आप चले जाइए और दूसरे ब्लॉक चाहिए, वहाँ पे डिग्री कॉलेज नहीं है, उन लोगों को खूंटी आना पड़ता है। मतलब आपको कम से कम 40-50 किलोमीटर की दूरी में एक कॉलेज है। ये दुर्भाग्य है कि आज की तारीख में भी आप कम से कम 10 किलोमीटर में आपको एक कॉलेज बनाना चाहिए, तभी बच्चे साइकिल से आ सकते हैं, जा सकते हैं। ये तो है, लेकिन सबसे बड़ा चिंता का विषय है क्वालिटी। मैंने देखा है पिछला 5-6 साल में जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, मतलब स्कूल कॉलेज बिल्डिंग बने हैं, वहाँ जाके आप देख लीजिए। कई जगह मैंने देखा +2 में एक हॉस्टल बना है, वो टूट रहा है। शुरुआत वहाँ पे नहीं हुई, क्योंकि वैसे है ही नहीं, सिक्योरिटी है ही नहीं, और वो पैसा बर्बाद गया। कौन अकाउंटेबल है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह की चीजें जा रही, तो इसको ठीक करने का बहुत जरूरत है। आपको एक तरह से ऐसे सिस्टम दिखता है पूरा एजुकेशन का कि एक तरफ पिछला 10 साल का देख लीजिए, झारखंड में इतना ज्यादा प्राइवेट कॉलेज खुल रहे हैं, ऐसा दिखता है कि जानबूझ के सरकारी सिस्टम को फेलियर बना के रखते हैं ये लोग, ताकि जो है कि प्राइवेट जो भी स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं वो निरंतर वो प्राइवेटाइजेशन जो है, निजीकरण जो है एजुकेशन का, व्यापार जो है एजुकेशन के नाम पर वो हो। उसी तरह हेल्थ भी हुई है, इतने सारे जो है आपका मेडिकल इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, रांची में भरे पड़े हैं। सरकारी में अब चले जाइए, आपको एक ब्लॉक लेवल पर कुछ अच्छा है ही नहीं अस्पताल, हाँ व्यवस्था है ही नहीं। इवन जिला लेवल पर आपको सिटी स्कैन की व्यवस्था नहीं है, फिर कैसे होगा? और फिर अभी जो माननीय हेल्थ मिनिस्टर भी वही बोल रहे हैं कि हम जो दिल्ली से भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे झारखंड में। तो ये सिर्फ भाषण देने से, अखबारों में छपवाने से ये काम नहीं चलेगा, काम ग्राउंड में इनको करना पड़ेगा। दादा, इसमें एक सबसे बड़ा और एक दिख रहा है अभिभाषण में कि सरकार जो है 2017 के बाद जो गैर मजरूआ जमीन की रजिस्ट्री और उसका रसीद कटना जो बंद हुआ था, उसको फिर से जो है चालू करने जा रही है। हाँ, इसका बेसिस ये है कि 2016 में जो लैंड बैंक बनाया गया था भाजपा के शासनकाल में, और जितना भी गैर मजरूआ जमीन है 21 लाख एकड़ जमीन को डाल दिया गया था। और गैर मजरूआ जमीन उसको भी बता दिया गया जो सरना मसना है ना, उसके अलावा खेल का मैदान, गांव में छाहूर बोलते हैं, वो गाय बैल चराने का जगह, वन भूमि, सबको लैंड बैंक में डाल दिया गया था। और खासकर जो सरना मसना को लैंड बैंक में डाल दिया गया था, इसको हम लोगों ने मुद्दा बनाया था, और इसी के बदौलत इनको खूंटी जैसा विधानसभा, जहाँ पे बीजेपी 25 साल से खूंटा गाड़ के बैठी थी, वो खूंटा उखड़ गया। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री से मिला था, हमारी टीम मिली थी, तब मैंने स्पष्ट कहा था कि आप जो है लैंड बैंक खारिज करिए, उसके साथ पेशा कानून को लागू करिए और 32 के आधार पर स्थानीय नीति लाइए। उन्होंने कहा था हर कीमत पर हम लाएंगे, लेकिन इनका जो रोड मैप है उसको देख के मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा है कि आप बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं गैर मजरूआ जमीन का हम रजिस्ट्री करेंगे, उसका जो है कि हम रसीद काटेंगे, आपने लैंड बैंक को खारिज किया ही नहीं है, फिर आप कैसे करेंगे? लैंड बैंक किसके लिए आप करना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ फिर से उद्योग की बात हो रही है, फिर से सोना खदान, तो दूसरा क्या खदान, इसकी बात चालू हो गई है। तो ये तो एक तरह से हमको लगता है कि आदिवासी मूलवासियों के साथ धोखा होगा। इसलिए जल्द से जल्द पहला काम उनको करना चाहिए कि आप लैंड बैंक को खारिज करिए, उसके बाद जो है कि गैर मजरूआ जमीन का रसीद काटना और लोगों को देना, खासकर जो भूमिहीन है उनको देना चालू करिए।
दादा, किसानों और गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया जो है प्लान बनाया है। किसानों को बिना ब्याज के जो है ऋण देने की बात कही गई है, और मनरेगा मजदूरी जो है न्यूनतम दर सबसे कम झारखंड में हुआ करता था, जिसको बढ़ाकर अब 350 रुपये प्रतिदिन का हिसाब रखा गया है। साथ ही जितने भी गरीब बीपीएल कार्ड धारक हैं, जो भी राशन कार्ड धारी हैं, उनको 7 केजी प्रति महीना जो है चावल देने की बात कही गई है, 2 केजी प्रति महीना दाल देने की बात कही गई है। इसके अलावा जो है 25 लाख गरीब परिवारों को है 3 कमरे का मकान भी देने का बात कहा गया है। हाँ, उनका आबू आवास योजना चल रहा था, वो ठीक बात है। राशन उनका मैनिफेस्टो में उन्होंने वादा किया था, वो भी ठीक बात है। जिससे आपने कहा कि उनको ये जो लोन देंगे उसमें ब्याज नहीं होगा, वो भी अच्छी बात है। ये सब इंसेंटिव अच्छा है, लेकिन खासकर जो उनके मैनिफेस्टो का मूल चीजें हैं ना, वो अभिभाषण में नहीं दिख रहे हैं, जो वो दिखाई देना चाहिए। जैसे आप देखिएगा, उसमें ये बात कर रहे हैं कि आदिवासी मूलवासी को स्थानीय नीति बनाकर उनको जो नौकरी में 100% देने का बात कर रहे हैं। अब मुझे इस बात का जो है कि चिंता है कि एक तरफ आप कहते हैं चुनाव के समय में 32 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति, जैसे ही आप सत्ता में आते हैं वैसे ही 32 कैसे गायब हो जाता है, यह तो सवाल पूछना बनता है। पिछले बार भी आपने देखा होगा 2019 में 19 के चुनाव के समय में कैंपेन में फिर वही लैंड बैंक का बात किए थे, लैंड बैंक हम खारिज करेंगे, 32 का खतियान जो है कि आधार पर स्थानीय नीति लाएंगे। फिर वो बोले थे कि CNT SPT मूवमेंट पत्थलगाड़ी में जो केसेस हुए हैं उसको मैं वापस कर दूंगा। पत्थलगाड़ी के कुछ केसेस हुए, CNT का केस आज भी चल रहा है, आज भी मैं कोर्ट में जा रहा हूँ उसका हाजिरी देने के लिए, है ना। तो उनका जो वादा है तो मैं यही कहता हूं कि 32 क्यों, ये इसका जवाब झारखंड के आदिवासी मूलवासी को चाहिए कि आपका चुनाव में 32 हर समय में, फिर जैसे ही आप सत्ता में आते हैं 32 गायब हो जाता है। आप कहते हैं कि हम स्थानीय नीति बनाकर 100% किस आधार पर बनाएंगे, वो तो बताइए। तो ये अभिभाषण में नहीं दिखता है। इससे यह समझ में आता है कि शायद इनका जो अलायंस पार्टनर कांग्रेस का दबाव होगा, या फिर ये भी अपना जो राजनीति आदिवासी मूलवासी से आगे जो बाहर के लोग जो यहाँ पे भर गए हैं उनके पास ये भी जाना चाहते हैं, और उसके थ्रू बीजेपी को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते हैं, साइड में रखना चाहते हैं। तो ये राजनीति से उनकी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये गलत होगा। मैं इसको ऐसे देखता हूं कि ऐसे पूरा दिख रहा है, आप खेलने के लिए मैदान में उतरे और आपने शुरू में ही ऑपोजिशन पार्टी को पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया। ये इसमें से ऐसे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ कहीं पे भी आदिवासी अबू आदिसुम और मूलवासी नहीं दिख रहे हैं। ये तो सभी के लिए है ना, मैया समान योजना, कोई तो आदिवासी मूलवासी के लिए सिर्फ नहीं है, सभी लोगों के लिए है। उसी तरह और यहाँ पे अल्पसंख्यक सेंट्रिक शुरू में ही मैंने कहा वो बहुत ज्यादा दिख रहा है। इससे इस सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश हो सकता है, क्योंकि ये पैसा की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि झारखंड हाईकोर्ट ने इनको कहा था कि 2 महीना के अंदर में आप पैसा कानून को लागू कीजिए। तो आप पैसा पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में आ रहा है कि पैसा कानून को यहाँ का नौकरशाह नहीं लागू करने देता है, और क्यों लागू नहीं करने देता है, क्यों नहीं लागू करने देना चाहता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। माइनिंग से जो पैसा आ रहा है वो सीधा नौकरशाह जो है कि हड़प रहे हैं, उसका हमारे पास बहुत क्लियर प्रूफ है। अक्टूबर में कायग ने एक रिपोर्ट जारी किया था, उस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट दिखता है कि पहले चूंकि माइनिंग इलाका में माइनिंग हो रहा था, जैसे एग्जाम्पल सरंडा जंगल का देखिए, जैसे वहाँ मैंने मिशन सरंडा मेरा दूसरा अंग्रेजी बुक है, उस समय मैंने रिसर्च कर रहा था, और आज भी देखेंगे तो स्थिति वैसे ही है। 1927 से वहाँ पर माइनिंग हो रहा है आयरन ओर का, सबसे कीमती आयरन ओर होता है ना, जिससे स्टील बनता है। अब वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो लगभग 80 से 85% आदिवासी बच्चे अंडर 5 एज 0 to 5 वो मालनरिश है, कुपोषित है, और महिलाएं लगभग 70% आदिवासी महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं। क्यों भाई, जब वहां से इतने आयरन ओर जा रहा है? तो इसको एड्रेस करने के लिए 2015 में MMDR एक्ट जो है 1957 का, उसको एमेंड किया केंद्र सरकार ने,
और अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया कि जो भी माइनिंग सेक्टर से जो पैसा आता है उसका एक हिस्सा लोगों के जो विस्थापित हैं उनके लिए और उनके क्षेत्र के विकास के लिए जाएगा। और उसी के लिए हर जिला में ट्रस्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फाउंडेशन ट्रस्ट। हाँ, अब इस ट्रस्ट का मालिक बना दिया गया डीसी और डीडीसी को। ये लोग क्या कर रहे हैं, जो कायक का रिपोर्ट बता रहा है, कायक का रिपोर्ट कहता है कि ये लोग ग्राम सभा को भी इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ बेनिफिशियरी का लिस्ट भी नहीं बनाते हैं, और वो बेसिक काम किए बगैर पैसा को बंदर बांट कर रहे हैं। अब 4 जिला का एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ, जैसे बोकारो का डीसी ने 1 करोड़ रुपया उस ट्रस्ट का, जो वहाँ के विस्थापितों को जाना था, विस्थापित के एरिया में विकास के लिए जाना था, उसका 1 करोड़ रुपया बोकारो स्टील सिटी का जो इलाका है वहाँ पे 24 ओपन जिम बना दिया। रांची का डीसी ने आपको मैकलुक्सीगंज में अपना डाक बंगला बनाया। चतरा का डीसी ने इस पैसा को कई थाना जो है वहाँ पे टॉयलेट बनाया, अपना जो है कि डीसी कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया। ऐसे हर जिला में है। गुमला का डीसी का उसमें तो नहीं है, लेकिन वहाँ का भी मैं सुन रहा, कुछ पत्रकार किसी ने बताया मुझे कि वहाँ का 70 करोड़, थोड़ा मोना है, 70 करोड़, चूँकि बॉक्सट इलाका है, 70 करोड़ रुपया जो है वो एक लाइब्रेरी में खर्च किया, और मुश्किल से वो लाइब्रेरी 1 करोड़ का बना। तो इतना ज्यादा बंदर बांटी लोग पैसा सीधे खा रहे हैं। तो ग्राम सभा अगर बनाएंगे पेशा कानून तो उनको तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, तो ग्राम सभा पूछेगा इनसे। तो इसीलिए जानबूझ के ये माइनिंग लॉबी पेशा कानून को लागू नहीं होने दे रहा है, और इसका खमियाजा इस सरकार को भुगतना पड़ेगा अगर पेशा कानून लागू नहीं करेगा तो। दादा, ये तो सरकार ने जो पेशा कानून लागू करने की बात कही थी, इसको लागू नहीं, अभी तक उनका कुछ दिखा नहीं एक्शन प्लान में। इसमें एक और सबसे बड़ा जो है घोषणा में इनके अभिभाषण में रहा, सरना धर्म कोड जो केंद्र सरकार के पास लंबित है उसको स्वीकृति कराने का प्रयास जो है सरकार का रहेगा। ये सिर्फ हवा हवाई है, क्या करेगा स्वीकृति, उन तो भेज दिए हैं। इतने ही कर सकते हैं कि इनके एमपी कहीं लोकसभा में राज्यसभा में उठाएंगे और थोड़ा बहुत यहाँ से सरकार से प्रेशर होगा, लेकिन ये बड़ी चीज़ मैं नहीं मानता हूँ। उनको अगर सही में सरना धर्म के बारे में, सरना समुदाय के बारे में चिंता है, रोड मैप में कुछ डालना था तो ये तो डालना है, ठीक है, लेकिन इनको ये डालना था कि सरना स्थलों का विकास, और जिस तरह से सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाल दिया गया, जाहिरथन को डाल दिया गया, देसौली को डाल दिया गया, उसके लिए आप क्या आपका मैप है, उनका संरक्षण के लिए कई ऐतिहासिक धरोहर है। जैसे मुंडा इलाका में जाएंगे तो गंडू सरमली, गंडू सरमली मतलब वहाँ के जो उस इलाके के जो पढ़ा होते थे, परगनाइत होते थे, वहाँ जाके मीटिंग करते थे। ऐसे ऐतिहासिक जगह जो हैं उसके संरक्षण के लिए, विकास के लिए आप क्या कर रहे हैं। उसके अलावे जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हम मदरसा बोर्ड बनाएंगे, क्यों नहीं आप सरना बोर्ड बनाते हैं, सरना धर्म बोर्ड बनाइए, और उसके लिए कुछ उनके जो स्कूल्स हैं, खासकर जो सरना आदिवासी स्कूल चला रहे हैं, कुछ इंटर कॉलेज भी चला रहे हैं, उनका सपोर्ट के लिए आपने क्या रोड मैप में डाला है, उनको किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, ये सब चीजें डालना चाहिए। ये हवा हवाई कि हम सरना धर्म को दिलाने के लिए हम केंद्र सरकार पर दबाव डालेंगे, ये कोई मुझे नहीं लगता, ये पॉलिटिकल हवाबाजी के अलावा कुछ है। मतलब दादा, आपके अनुसार जो है राज्यपाल का अभिभाषण में सरकार ने जो भी अपना एक्शन प्लान दिखाया, जो भी रोड मैप दिखाया, ये किसी भी मायने से जो है अबुआ सरकार की झलक बिल्कुल भी नहीं नजर आ रही। बिल्कुल नहीं, इसलिए नहीं दिख रही है। आप समझ लीजिए कि झारखंड में आदिवासियों के लिए 28 रिजर्व सीट है जी। 28 रिजर्व सीट में से अबुआ सरकार को 27 रिजर्व सीट मिला जी। और 1 रिजर्व सीट भी इसीलिए मिला कि इनका ही एमएलए जो है कि उधर चले गए, नहीं तो वो भी, मतलब आप 28 का 28 ही मान के चल सकते हैं, है ना। आज अगर मान लीजिए वो इधर आ जाते हैं और रिजाइन मार के फिर इलेक्शन होता है तो इनके पास 28 ही सीट आएगा पूरा। तो जब आपको 100% जो है कि यहाँ के आदिवासियों का सपोर्ट है, यहाँ के मूलवासियों का सपोर्ट है, और खासकर जब मैं आंकड़ा की तरफ कह रहा हूँ 28 में से 27 सीट का सपोर्ट है, तो आपने उनके लिए क्या स्पेशल पैकेज ऐसे लाया इसमें जो लगे कि ये अबुआ सरकार है। ये फीलिंग्स ही नहीं आ रहा है, मेरे जैसे व्यक्ति को फीलिंग्स नहीं आ रहा है तो और बाकी लोगों को कैसे फीलिंग्स तो आना चाहिए।
आप जब राज्यपाल का जैसे इसमें लिख देखिए, जैसे ही इस अखबार को पढ़े होंगे खासकर अल्पसंख्यक खासकर मुस्लिम लोग, उनको लगा होगा वाह ये तो हमारी सरकार है, ये हमारा मदरसा बोर्ड गठन कर रही है, ये हमारा अल्पसंख्यक बोर्ड गठन कर रहे हैं, हमारा उर्दू एकेडमी गठन कर रहा है। क्यों अभी तक आदिवासी भाषा एकेडमी का गठन नहीं किया जा रहा है? क्यों अभी तक यहाँ जो झारखंड के आदिवासी के अलावा दूसरे जो यहाँ के स्थानीय भाषा हैं, चाहे खोरठा है, कुरमली है और दूसरे सादरी और दूसरे भाषाएं हैं, नागपुरी है, उसको लेके भाषा एकेडमी क्यों नहीं बनाया जा रहा है? जब आप भाषा संस्कृति की झलक इसमें देखेंगे अभिभाषण में, तभी आपको महसूस होगा ना कि ये सरकार अब सरकार है, वो दिख नहीं रहा है। इसलिए ये मतलब पूरा सरकार का अभिभाषण एक तरह से, जब आप खुद को एक आदिवासी मूलवासी के रूप में देखेंगे तो आपको मायूस करता है, क्योंकि इनको लगता है कि ये विमेन सेंट्रिक और जो है कि अल्पसंख्यक सेंट्रिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। मुझे लगता है ये इनका गलत सोच है, इनको फिर से नए सिरे से सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि झारखंड के आदिवासी और यहाँ के मूलवासियों का थिंक टैंक बनाना चाहिए और उस थिंक टैंक से इनको बीच बीच में 2 महीना में 3 महीने में बातचीत करना चाहिए, ताकि वो आपको एक पॉलिसी डायरेक्शन दे सकते हैं। क्योंकि अभी इनका पूरा का पूरा महामहिम राज्यपाल का भाषण डायरेक्शन लेस गवर्नेंस का एक तस्वीर दिखा रहा है। अभी हमने ग्लैडसन दादा से जो है राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से झारखंड सरकार का रोड मैप को, एक्शन प्लान को जानने का प्रयास किया, जिसमें हमने पाया कि अब वह सरकार जो है अपने मैनिफेस्टो के अनुसार जो है काम नहीं करने जा रही है। इसी तरह झारखंड की नीतियों पर, झारखंड के आदिवासियों मूलवासियों के मुद्दों पर जो है, ज्वलंत मुद्दों पर झारखंड न्यूज़ 9 आपके पास अपनी बातों को, अपने विश्लेषण को ग्लैडसन दादा के माध्यम से विश्लेषण के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास एपिसोड टू एपिसोड करते रहेगा। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। जोहार।